इस फिल्म को थिएटर में कदम रखते ही जो फीलिंग आती है वो सिर्फ एक्साइटमेंट की नहीं होती, वो एक भरोसे की फीलिंग होती है। भरोसा कि कोई ऐसा फिल्म मेकर वापस आया है जो जॉनर को सरफेस लेवल पर नहीं छूता बल्कि उसे खोल कर देखता है। सैम रेमी की ये फिल्म उसी भरोसे से शुरू होती है। सैम रेमी कभी सिर्फ हॉरर नहीं बनाते, वो फियर को ह्यूमर से, टेंशन को एब्सर्डिटी से और ब्रुटैलिटी को ह्यूमन साइकोलॉजी से टकराते हुए दिखाते हैं। उनकी फिल्मों में जॉनर एक टूल होता है, डेस्टिनेशन नहीं, और यही अप्रोच इस फिल्म को भी अलग बनाती है। कहानी सुनने में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक एम्प्लॉय और उसका अनबेरेबल बॉस, रेचल मैकएडम्स और डिलन ओब्रायन प्लेन क्रैश के बाद एक डिजर्टेड आइलैंड पर फंस जाते हैं। क्रैश के अकेले सर्वाइवर्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ सर्वाइवल अगेंस्ट नेचर की कहानी है, तो फिल्म आपको बहुत जल्दी गलत साबित कर देती है। असल सर्वाइवल यहां भूख या वेदर से नहीं शुरू होता। असल सर्वाइवल शुरू होता है पावर डायनामिक्स से। ऑफिस एनवायरनमेंट में रेचल मैकएडम्स का कैरेक्टर इनविजिबल है, आउटसाइडर, ऑफिस नर्ड, वो इंसान जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, जिसकी प्रेजेंस को टॉलरेट किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं। लेकिन फिल्म धीरे धीरे रिवील करती है कि उसके भीतर प्रेपरेशन है, ऑब्सेशन है, फोरसाइट है, सर्वाइवल बुक्स, शोज, प्लानिंग। वो मेंटली हमेशा रेडी रही है, बस सिचुएशन ने अभी तक उसकी जरूरत नहीं पैदा की थी। क्रैश के बाद सडनली सिचुएशन बदलती है और उसके साथ बदलता है कंट्रोल। अब वही बॉस जो पहले अथॉरिटी था, डोमिनेंस था, डिसीजन मेकर था, अब डिपेंडेंट है। कंट्रोल शिफ्ट होता है, पावर रिवर्स होती है, और सैम रेमी इस रिवर्सल को सेलिब्रेशन की तरह नहीं, एग्जामिनेशन की तरह ट्रीट करते हैं। रेचल मैकएडम्स का कैरेक्टर इवॉल्व करता है, इंस्टेंटली नहीं, ड्रामेटिकली नहीं, बल्कि लॉजिकली, डर के साथ, डाउट के साथ, हेजिटेशन के साथ। यही एवोल्यूशन उसे बिलीवेबल बनाता है। फिल्म उसे आइडियल सर्वाइवर नहीं बनाती, फिल्म उसे ह्यूमन रहने देती है। डिलन ओब्रायन का कैरेक्टर शुरू में इंटेंशनली इरिटेटिंग है, और यही इरिटेशन जरूरी है, क्योंकि जब पावर छिनती है तब ईगो कैसे रिएक्ट करता है, यही फिल्म देखना चाहती है। वो विलन नहीं है, वो वीकनेस का रिप्रेजेंटेशन है। वायलेंस यहां शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, गोर यहां पनिशमेंट नहीं है। हर ब्रूटल मोमेंट किसी डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस है। आइलैंड पर बोर के सीक्वेंसेस सिर्फ थ्रिल नहीं है, वो रिमाइंडर हैं कि नेचर इनडिफरेंट है। जंप स्केयर्स चीप नहीं है, वो टेंशन रिलीज के टूल्स हैं। सैम रेमी ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं करते, वो एंगेज करते हैं। फिल्म का सबसे कंपेलिंग हिस्सा वो मोमेंट्स हैं जहां रेस्क्यू पॉसिबल है लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, और दोनों कैरेक्टर्स सेम अपॉर्चुनिटी को अलग लेंस से देखते हैं। यही डिफरेंस मोरालिटी को एक्सपोज करता है। सर्वाइवल और सेल्फिशनेस के बीच की लाइन ब्लर होती जाती है। एक सीन है नाइफ से जुड़ा हुआ, जो फिल्म को साइकोलॉजिकल एबिस में ले जाता है। सीन डिस्टर्बिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो वायलेंट है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो लॉजिकल है। आप उसे समझते हैं, और वही सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा बन जाता है। इस फिल्म को मिजरी और कास्टवे के बीच रखा जा रहा है, और ये कंपैरिजन इसलिए काम करता है क्योंकि ये फिल्म आइसोलेशन को स्पेक्टिकल नहीं बनाती, आइसोलेशन को प्रेशर कुकर बनाती है। टेक्निकली फिल्म कंट्रोल्ड है, सिनेमाटोग्राफी क्लीन है, एडिटिंग डिसिप्लिन्ड है, म्यूजिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इमोशन डिक्टेट नहीं करता। हर एलिमेंट रिस्ट्रेंट के साथ इस्तेमाल किया गया है, और यही मैच्योरिटी दिखाता है। ये फिल्म हर ऑडियंस के लिए नहीं बनी, और ऑनेस्टली उसे ऐसा होने की जरूरत भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जॉनर सिनेमा में इंटेंशन ढूंढते हैं, स्पेक्टिकल के पीछे साइकोलॉजी ढूंढते हैं, और फिल्म्स को सिर्फ कंज्यूम नहीं, डिसेक्ट करना पसंद करते हैं। सैम रेमी की थिएटर में वापसी नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये रिमाइंडर है कि ओरिजिनल, रिस्की, अनकंफर्टेबल सिनेमा अब भी पॉसिबल है, और इसी वजह से ये फिल्म बड़े स्क्रीन पर देखी जानी चाहिए।